मैंने बताया थे मेंडल ने कुछ कंक्लूजन दिए थे, 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ था क्या था, प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर्स, कि हमेशा वो पेयरिंग में रहना पसंद करते हैं, जीन्स अलग अलग नहीं रहते, अलग अलग साथ साथ में रहेंगे। दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि F1 जनरेशन में चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन जो भी होगा वो हमेशा डोमिनेंट ही शो करेगा अपने आप को, वो रेसेसिव नहीं होगा। तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। इसके लिए मैंने बताया था कि जब भी गैमेट बनेगा, जहां पे भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा सेपरेट हो जाएंगे, इकट्ठे साथ में नहीं रहेंगे। तो ये मैंने आपको 3 लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बताए थे। उसके बाद मैंने आपको कराया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसके अंदर हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ लेके देखने के लिए चाहा था कि मेंडल क्या हम 2 कैरेक्टर्स को एक साथ लेंगे तो क्या वो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। पर उसका अब क्या कंक्लूजन देखा, आप लोग खुद बताओ। आपने डाई हाइब्रिड घर पे करा, क्या आप लोगों ने देखा कि उस टाइम पे क्या वो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे थे? जो अपना था वही होगा, डोमिनेंस हिसाब से कर रहे थे। तो पी था तो डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ही शो करेगा। कोई भी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। इसके लिए उसने एक और प्रिंसिपल दिया जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से मिला था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से 3 प्रिंसिपल दिए थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस से ओनली 1 प्रिंसिपल मिला, विच इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ये दिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई चाहे तुम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 2 ले लो, चाहे आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करो, चाहे डाई हाइब्रिड, चाहे कितने भी कैरेक्टर्स एक साथ लेके काम करो, लेकिन कोई भी कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करेगा। आप अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस खुद ही चेक कर लो, क्या उसमें एक कैरेक्टर दूसरे को कर रहा है, फर्क पड़ रहा है उसपे, चेक करो अपने। तो इसके अंदर लिख लो, राइट डाउन इन दिस लॉ, इफ द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, if the inheritance of more than 1 pair of character is studied simultaneously, एक साथ अगर 2 कैरेक्टर्स को लेके चलेंगे तो, if the inheritance of more than 1 pair of characters is studied simultaneously, the factors or genes for each pair of character, the factors or genes for each pair of characters assort out independently. It is called Mendel's second law. पहला हेरिडिटी का लॉ किसको बोला गया था? फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी का क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, एक बार चेक कर लेना। इफ द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज स्टडीड साइमल्टेनियसली, द फैक्टर्स और जीन्स for each pair of characters assort out independently. It is called Mendel's second law of heredity. देखो इसके अंदर हमने ऐसे किया था, एक y था, कैपिटल R, तो ये अपना कलर शो, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। क्या मैंने इन दोनों को साथ में रख दिया, क्या ये इसको अफेक्ट कर रहा है? ये क्या इसको अफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहे ना। तो यही लॉ था, बस इसी के अकॉर्डिंग बताए गए थे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज जीन? जीन के ऊपर आप 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखेंगे? जीन के ऊपर आप क्या क्या बता सकते हो भाई साहब? अपनी कुछ प्रतिक्रिया करो इसके ऊपर। सबसे पहले अगर जीन के बारे में पूछा गया है तो क्या बताएंगे? फर्स्ट पॉइंट, द टर्म जीन कॉइन्ड बाय जोहानसन।
द टर्म जो लिखवाया था मैंने आपको, द टर्म जीन कॉइन्ड बाय जोहानसन। जोहानसन ने जीन टर्म दिया था, याद है ना। और मेंडल ने जीन को क्या बोला था? फैक्टर। मेंडल कोल्ड जीन एज ए फैक्टर। मेंडल कोल्ड जीन एज ए फैक्टर। जीन डिटरमाइंस द physical as well as physiological characteristic. Gene determines the physical as well as physiological characteristics. Next लिखो, they are transmitted from parents to offspring. They are transmitted from parents to offspring. ओके और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ओके ये क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर जहां पे माना ये जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे यहाँ जीन प्रेजेंट है, तो जिस जगह पे, जिस पोजीशन के ऊपर क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? लोकस। क्रोमोसोम के अंदर जहां पे जीन प्रेजेंट होता है उस पोजीशन को बोला जाता है लोकस। तो अगर जीन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये आता ही है क्वेश्चन, अबाउट राइट डाउन अबाउट जीन, तो आप क्या बताएंगे जीन के बारे में? कि सबसे पहले व्हाट इज द जीन? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। लिख लो, इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम पे डीएनए होता है, डीएनए पे जीन्स होते हैं। तो मैंने यहीं पे बता दिया कि क्रोमोसोम्स में जहां पे डीएनए होगा उसकी पोजीशन पे जहां प्रेजेंट होंगे उसको हम लोकस बोलते हैं। तो आपको बताना है कि जीन टर्म किसने दिया था, मेंडल ने इसको किस नाम से पुकारा था, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख सकता है, बता सकता है, और ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है, और यही यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है। क्लियर है ये 5 बातें? अगर एग्जाम में है तो आपको बतानी ही है। एक लाइन और लिख लो, एक इनहेरिटेंस के ऊपर एक थ्योरी दी गई थी, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ाया जाएगा, क्रोमोसोमल थ्योरी, पर आपको एनटीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये किसने दिया था, ये पूछ लेते हैं। मतलब कि अभी तक मैं बोल रही हूँ ना जीन ट्रांसमिट होते हैं, तो यहाँ पे मैंने जीन की जगह क्या वर्ड यूज कर दिया? क्रोमोसोम वर्ड यूज कर दिया ना, कि क्रोमोसोम्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये थ्योरी दिया था, जैसे जीन्स जाते हैं वैसे क्रोमोसोम्स भी चले जाते हैं। ओके, तो उस चीज के लिए लिख लो, ये एक थ्योरी 2 साइंटिस्ट ने दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सटन एंड बोवेरी। सटन एंड बोवेरी ये 2 साइंटिस्ट थे। इन 2 साइंटिस्टों ने एक थ्योरी दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, ये भी इनहेरिट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? कब दिया था? 1902 में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर में आपको फुल डिस्क्रिप्शन बनाऊंगी इसके बारे में, लेकिन अभी आपको इसका नाम पता होना चाहिए। जैसे जीन्स ट्रांसमिट होते हैं वैसे ही क्रोमोसोम्स, क्योंकि जीन्स किसके ऊपर है? क्रोमोसोम्स पे ही तो है, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हैं। तो मेंडल का यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। मेंडल ने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, जीन्स, कंक्लूजन यही बताए थे। जिस बच्चे को समझ में आ गए यस और नो बोल दो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डालो, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या पता चल रहा है इसमें नाम से? कि भाई सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है ना। तो अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि मैं लड़की हूं? कैसे पता लगे ये गोरेस लड़का है?
ये प्रसून लड़का है, देविका लड़की है। सेक्स कैसे डिटरमाइन किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्रोमोसोम्स का। सेक्स डिटरमाइन कैसे किए जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम। सुन लो पहले एक बार, सेक्स डिटरमाइन बाय क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम दो तरीके के होते हैं। पहला क्रोमोसोम जो होता है दैट इज नोन एज सोमैटिक क्रोमोसोम। फर्स्ट इज द सोमैटिक क्रोमोसोम। पता होगा ना इसके बारे में। इसको सोमैटिक क्रोमोसोम्स को हम एक वर्ड और बोलते हैं, और सोमैटिक क्रोमोसोम और ऑटोसोम, इनको हम ऑटोसोम्स भी बोलते हैं। जो दूसरे टाइप के क्रोमोसोम्स हैं इनको हम बोलते हैं एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। सभी बच्चों को ये लाइन पता है कि मैंने कुछ गलत लिख दिया? क्रोमोसोम, सबको ये चीज पता होगी ना? हाँ, कि क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स के अंदर, एक सेकेंड, हाँ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और 46 क्रोमोसोम्स में हमारी बॉडी में दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक है सोमैटिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम, सेकंड है एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम्स। हमारी बॉडी में तुम्हें पता ही है सेक्स क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं? सबको पता है सेक्स क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं? जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है, ठीक है। इसी तरह से ऑटोसोम्स जो होते हैं ये रेगुलेट करते हैं सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि हमारे बॉडी के पार्ट्स को। हमारी जो जितने भी ये तुम्हें बॉडी दिखाई दे रही है ना, स्किन दिखाई दे रही है, आईज दिखाई दे रहे हैं, ब्रेन, यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम्स है हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में, उनके अंदर सिर्फ सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, उनके अंदर सिर्फ सोमैटिक क्रोमोसोम्स ही हैं, बाकी और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये क्रोमोसोम्स क्या रेगुलेट करते हैं? लिखो, दे रेगुलेट ओनली सोमैटिक कैरेक्टर्स। सोमैटिक का मतलब है बच्चे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो दे विल रेगुलेट ओनली सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक। ये सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही रेगुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एलोसोम्स क्या होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। एलोसोम्स के बारे में एक लाइन लिख लो आप लोग पहले। These chromosomes are associated to determining the sex. Associated to determines the sex. सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किसने किया गया था? सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मैकलेंग, ओके। इस साइंटिस्ट ने ही सेक्स क्रोमोसोम्स को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। किसके अंदर डिस्कवर किया था? ग्रास हॉपर के अंदर। देखा है ना ग्रास हॉपर बाहर ग्राउंड के अंदर ब्राउन कलर का भी होता है, ग्रीन कलर में भी होता है। तो ब्राउन और ग्रीन कलर्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं क्या? ग्रास हॉपर। तो सेक्स क्रोमोसोम सबसे पहले मैकलिंग ने डिस्कवर किया गया था, और किसके अंदर डिस्कवर किया गया था? इन द ग्रास हॉपर। ये याद रखना है, ठीक है। बाद में ह्यूमन बॉडी में भी चेक करने लगे थे तो एक्स क्रोमोसोम मिला था ना। ह्यूमन बॉडी में भी एक साइंटिस्ट आए थे जिसने सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कवर किया। ह्यूमन के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स का, दैट साइंटिस्ट नेम इज हैंकिंग। एक साइंटिस्ट था हैंकिंग, इन्होंने डिस्कवर किया था एक्स क्रोमोसोम्स को। ये बात क्लियर हो गई? सभी को ये समझ में आ गया? अभी मैं आपको बताती हूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन दो टाइप का हो सकता है। ये अपनी नोटबुक में जल्दी से लिखो, मैं रब करने वाली हूं। सेक्स क्रोमोसोम दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। दो टाइप का होता है। एक तो ये होता है जो आप लोगों को पता ही होगा,
पता ही होगा, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप, पता है? इसी में ही तो किया जाता है मोस्टली। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फर्स्ट ऑब्जर्व, ये एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का जो बताया था ना, चलो साइंटिस्ट के नाम याद नहीं होंगे तुम लोगों के इतने, मैं नहीं बता रही इसका, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक तो ये टाइप होता है, दूसरा दूसरा जो होता है एक ये भी हो सकता है। अब आप लोग पूछोगे मैडम ये सब क्या है रहा है, एक ही तो बात है ये, है ना, एक जैसे तो दिख रहे हैं आप लोगों को। देखो ये वाला जो होता है एक्स एक्स, अगर दोनों एक्स एक्स मतलब दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे ये ना एक्स एक्स ही तो है, इसको हम बोलते हैं होमोगैमेटिक। अगर जो एक जैसे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होमोगैमेटिक, यानी कि दोनों ही एक जैसे हैं, है ना। लेकिन एक्स वाई दोनों डिफरेंट है, इसको हम बोलेंगे हेट्रोगैमेटिक। क्या बोलेंगे इसको हम? हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, एक्स एक्स दोनों एक जैसे गैमेट्स हैं, इसको हम बोलते हैं होमोगैमेटिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, इनको बोलेंगे एक्स वाई हेट्रोगैमेटिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। इस टाइप की कैटेगरी कहाँ मिलती है? हमारी बॉडी में ही मिलता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होता है वो इसी टाइप का होता है पैटर्न, सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फीमेल होती है, याद रखो, लिख लो इसके अंदर नीचे यहाँ पे, इन ह्यूमन बॉडी female have homogametic chromosomes, female have homogametic chromosomes but male have heterogametic chromosomes। ये मेल के अंदर होते हैं और ये फीमेल के अंदर होता है। क्लियर होगा? समझ में आ गया ये ह्यूमन गैमेट के अंदर? अभी देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं ये, इधर करके दिखा रही हूँ, बाद में इसको रब करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46, और 46 में से दो क्रोमोसोम्स कैसे हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स, दो सेक्स क्रोमोसोम्स है ना। तो पहले मैं फीमेल बना रही हूँ यहाँ पे, तो फीमेल के अंदर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज फीमेल 44 प्लस एक्स एक्स। क्या मैं लिख सकती हूँ फीमेल को ऐसे? फीमेल बॉडी में लिख, मैं तुम लोगों से करवाऊंगी अभी, नींद में मत रहना। 44 प्लस एक्स एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से मेल के अंदर क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 44 प्लस एक्स वाई। क्या लिख देंगे ऐसे? यस नो? कुछ भी अलग नहीं लिखा। अब जाके तुम्हें पता है एक्स वाई का क्या होता है बाद में। पहले इनके गैमेट्स बनाओ ना, अभी तो ये एक्स एक्स दोनों एक साथ में है ना। अब मैं इनके गैमेट्स बना लेती हूँ। जब इनके गैमेट्स बनाऊंगी तो डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे ये दोनों। तो कैसे? 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, आधे आधे डिवाइड हो गए गैमेट्स में। यस, यहाँ पे मेल में देखो, क्या मैं मेल को भी गैमेट्स में बना लूंगी तो ऐसे बन जाएंगे 22 प्लस एक्स या और 22 प्लस वाई, बन गए। यस और नो? मेल फीमेल में ऐसे ही होता है। जैसे अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं तो मेरे अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, वो क्या है? ऑब्वियस है कि दो ही एक्स एक्स होंगे, और साथ में क्या है? 44 क्या है? सोमेटिक क्रोमोसोम्स हैं। जब गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा? हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे दोनों एक्स एक्स। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो ये ऐसे मिक्स मैच होंगे, ये वाला इसके साथ जा सकता है, यस और नो? फर्टिलाइजेशन के टाइम ये वाला इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ भी तो जा सकता है, जा सकता है कि नहीं? अब ये वाला देखो, ये वाला भी इसके साथ जा सकता है और ये वाला इसके साथ भी जा सकता है। तो हमारे 4 नए पैटर्न बन गए। बनाओ क्या क्या बना नीचे बच्चों, तुम्हें दिखाई देगा, मैं नीचे लिख रही हूं। तो ये देखो, इसको इसको कर दो, 44 प्लस एक्स एक्स बना, 44 प्लस एक्स एक्स बन गया। सेकंड देखो, 44 प्लस एक्स एक्स बना कि नहीं बना? फिर इसको जोड़ो, 44 प्लस इसको इसके साथ जोड़ना है एक्स वाई, यस और नो? इसके फिर फोर्थ नंबर पे क्या बनेगा? 44
प्लस एक्स एंड वाई, यानी कि इक्वल चांसेस है, 50% चांसेस हैं गर्ल्स के, 50% चांसेस हैं बॉयज के। तो वाई जिसके साथ जा रहा है वो बॉय है, लड़का है, और जहां एक्स जा रहा है वो लड़की है। लिखो बेटा, ये क्या है, ये क्या है, दैट इज फीमेल, है ना, दैट इज फीमेल। दिस इज ऑल्सो फीमेल, दैट इज मेल, एंड दिस इज ऑल्सो ए मेल। तो पहले टाइप का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, तो डिटर्मिनेशन के लिए हम सबसे पहले ये वाला पैटर्न यूज करते हैं, जिसने किसमें किया गया, ह्यूमन बींग्स के अंदर किया गया है। एक्स क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया, हैंकिंग साइंटिस्ट ने। सबसे पहले क्रोमोसोम्स के बारे में बताया है किसने, सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में मैकलिंग ने। याद रखा करो यार साइंटिस्टों के नेम, ये बच्चे जल्दी से नोट कर लो। तो ये वाला पैटर्न आपको याद रखना है कि फीमेल होमोगेमेटिक होती है, फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, बॉयज में एक्स वाई होता है। लेकिन कुछ केसेस में उल्टा भी होता है, जहां पे फीमेल हेट्रोगेमेटिक होती है। आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं आपको एक दूसरा केस करके बताती हूँ अभी। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि एक तो ये हो एक्स एक्स और एक्स वाई। इस वाले पैटर्न के अंदर देखो फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, तो ये फीमेल होगी, फीमेल हेट्रोगेमेटिक। उसमें हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स में फीमेल होमोगेमेटिक होता है, एक्स एक्स होता है। ये वाला जो केस है मोस्टली कहां देखने को मिलता है, तो आप लिख लेना ब्रैकेट में, कहां देखने को मिलेगा, मोथ, बटरफ्लाई, बोथ बटरफ्लाई, बर्ड्स एटसेट्रा, ठीक है, उन सब में ये वाला पैटर्न देखने को मिलता है। तो जितने भी टाइप की आप, हाँ फिश का एग्जांपल भी लिख लो, फिश के अंदर भी होता है ये, और लिजार्ड के अंदर भी, ठीक है। तो ये जो आप मोथ, बटरफ्लाई, बर्ड्स और फिश देख रहे हो ना, उनके अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो हेट्रोगेमेटिक होती हैं, यानी कि उनके अंदर फीमेल ये होता है, फीमेल पार्ट ये होती है, और मेल जो होते हैं वो होमोगेमेटिक होते हैं, एक जैसे गैमेट्स एक्स एक्स होंगे, तो मेल एक्स एक्स होंगे, वो डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है, बाकी तो सेम ही है, बाकी तो सेम मैकेनिज्म ही चलेगा। अब इनके अंदर हमें क्रोमोसोम्स नंबर तो हमें पता नहीं ना, हमारी बॉडी में तो 46 होते हैं हमें पता है, लेकिन इनके हमें पता नहीं है। हमने सिर्फ एक पैटर्न बता दिया कि इन सब के अंदर क्या होगा कि फीमेल, हमेशा याद रखो, पॉइंट आउट करके लिख लेना, फीमेल इज हेटेरोगेमेटिक, एंड मेल इज होमोगेमेटिक। ये एग्जाम में, एनटीएससी में और आपके स्कूल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन कि फीमेल में मोथ, बटरफ्लाई, बर्ड, फिश, लिजार्ड्स, इनके अंदर फीमेल होमोगेमेटिक होती है या हेट्रोगेमेटिक, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन से जस्ट अपोजिट होते हैं ये लोग, ह्यूमन के अंदर तो एक्स एक्स फीमेल होती है। सबको क्लियर हो गई ये पॉइंट, डिटरमाइन कर रहा, लिख लो बच्चे ये लाइन, इन एनिमल्स सेक्स डिटरमाइन इज ड्यू टू वाई क्रोमोसोम्स। अच्छा, अभी दो इंपॉर्टेंट बातें और लिखेंगे क्योंकि एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिखो बेटा, मैं इसको सेक्स डिटरमाइन टॉपिक हो गया है, ग्रुप में डाल दिए जाएंगे नोट्स, टेंशन मत लो। एक वर्ड होता है टेस्ट क्रॉस, एक वर्ड होता है बैक क्रॉस, कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है एंड बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस लिखो, व्हाट इज बैक क्रॉस। देखो, मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, तो मैंने दो पेरेंट्स लिए थे ऐसे, एक लिया था मैंने डोमिनेंट पेरेंट टी टी, इसका मैंने स्मॉल पेरेंट स्मॉल टी लिया था, याद आगा। फिर हमने इनके गैमेट्स भी बना लिए थे, बनाए थे या नहीं, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे F1 जनरेशन निकाला था, और F1 जनरेशन में क्या आया था हमारा, T और T आया था ना, स्मॉल t, और ये डोमिनेंट ही होता है, ये डोमिनेंट होता है या रिसेसिव होता है, इट इज डोमिनेंट, इट इज टॉल, बेटा ये भी टॉल है और ये ड्वार्फ है, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा। तो ये टॉल था। अभी मेरा क्वेश्चन है कि बैक क्रॉस क्या होते हैं, व्हाट इज द बैक क्रॉस।
अगर मैंने F2 जनरेशन में क्या किया था बच्चे, F1 क्रॉस विद F1 किया था, F1 क्रॉस विद F1 किया था, लेकिन इन बैक क्रॉस क्या किया जाता है, F1 जनरेशन को अगर हम इनमें से किसी भी एक पेरेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, चाहे वो डोमिनेंट ले लो, ये भी ऑप्शन पॉसिबल है और ये भी ऑप्शन पॉसिबल है। अगर हम इस वाली जनरेशन को, F1 जनरेशन को हम अपने किसी भी पेरेंट के साथ फर्टिलाइज करा दें, F1 जनरेशन को अगर हम वापस में F1 क्रॉस करने की बजाय अगर हम उसको किसी भी एक पेरेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं। दो वर्ड्स होते हैं, एक और याद रखना, देखो मैं अभी बता देती हूँ, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। एक होता है टेस्ट क्रॉस, ओके, टेस्ट क्रॉस के अंदर F1 को क्रॉस किया जाता है विद ओनली एंड ओनली रेसेसिव पेरेंट। F1 क्रॉस विद ओनली रेसेसिव पेरेंट, ओनली रेसेसिव पेरेंट के साथ ही किया जाएगा, ओके, तो इसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप 12th स्टैंडर्ड में आएंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि मेंडल ने इनको बहुत सोच समझ के किया था। इनसे हमेशा आप जब भी क्रॉस कराएंगे ना F1 को इसके साथ में, तो आपको हमेशा रेशो 1:1 मिलेगा, 1:1 हमेशा। तो बच्चे ये जस्ट इतना लिख लो कि बैक क्रॉस क्या होता है एंड टेस्ट क्रॉस क्या होता है। सो बैक क्रॉस में आप लोग बना लेना इसको थोड़ा ऐसे, ताकि आपको याद रहे कि बैक क्रॉस के अंदर हम किसी भी पेरेंट के साथ उनको F1 जनरेशन को क्रॉस करा सकते हैं, बट टेस्ट क्रॉस के अंदर ओनली वी मल्टीप्लाई विद रेसेसिव प्लांट्स, रेसेसिव पेरेंट के साथ में ही क्रॉस किया जाता है। तो लिखो, बैक क्रॉस में लिखो, द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन, द क्रॉस between F1 generation with any of the parents, with, नीचे अंडरलाइन कर लेना, with any of the parent is known as back cross। ओके, क्लियर हो गया। बैक क्रॉस का मतलब है किसी भी पेरेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव हो। लेकिन टेस्ट क्रॉस के टाइम पे वी विल मल्टीप्लाई विद ओनली रेसेसिव पेरेंट। लिख लो, टेस्ट क्रॉस, the cross between F1 generation, the cross between F1 generation with only recessive parent, with only recessive parent is known as test cross। अभी देखो, आप टेस्ट क्रॉस करके देखो क्या आता है रिजल्ट। एक टेस्ट क्रॉस करके देखें, देखो रिजल्ट क्या आएगा। हमेशा याद रखना, वो टेस्ट हमेशा सेम ही आएगा। एक टेस्ट क्रॉस के नीचे करके देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेरेंट्स ले लिए हैं, पूरा बेटा पूरा टेस्ट करना है, पूरा बनाना है अच्छे से। पेरेंट्स क्या लिया मैंने, एक पेरेंट लिया मैंने टोल, एक पेरेंट लिया मैंने ड्वार्फ लिया। इनके जीनोटाइप लिखो यहाँ पे। जीनोटाइप क्या होंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ पे इनके गैमेट्स बनाओ, इनके गैमेट्स क्या होंगे, ये वाला टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब क्या करेंगे हम, इनका F1 क्रॉस कराएंगे, टोल प्लांट मिल गए हमें, ओके। अब इनका यहाँ पे हमें क्या करना है, टेस्ट क्रॉस करना है, टेस्ट क्रॉस करना है। तो टेस्ट क्रॉस किसमें क्या करते हैं हम, F1 को किससे क्रॉस कराएंगे, विद ऑलवेज रेसेसिव पेरेंट। तो रेसेसिव पेरेंट क्या है, स्मॉल टी। दिस इज द डोमिनेंट, दिस इज रेसेसिव, दिस इज डोमिनेंट। तो रेसेसिव पेरेंट हमारा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है, और F1 क्या है हमारा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, है कि नहीं। अभी यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनाओ, एक साइड में पुनेट स्क्वायर बनाओ। मैं आपको अभी क्वेश्चन देने वाली हूँ इसी से रिलेटेड, इसलिए ध्यान से सुन लेना इसको। मैंने यहाँ पे एक पुनेट स्क्वायर बनाया, मेल फीमेल। एक साइड तो है कैपिटल टी, स्मॉल टी, और दूसरी साइड क्या है, स्मॉल टी, है ना। क्या मिलेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्रॉस करा लिया। इधर करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी,
स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो मुझे ये देख के बताओ क्या इनकी रेशो क्या आएगी, इनकी जीनोटाइपिक रेशो क्या होगी, 1:1 आएगी। क्यों, देखो ना ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, टॉल है, फिनोटिपिक भी सेम है और जीनोटिपिक भी सेम है, ये याद रखना। यही एक खास बात है टेस्ट क्रॉस की, उसमें अंडरलाइन करके लिख लो, ये कहीं नोट्स में नहीं लिखा हुआ है मेरे पास भी, लेकिन आप नोट्स में नोट करके लिख लो कि इन द टेस्ट क्रॉस, इन द टेस्ट क्रॉस फिनोटाइपिक रेशो क्या आ रही है बेटा बताओ। फिनोटाइपिक में टॉल और ड्वार्फ कितने रेशो में आ रहे हैं, 1:1, 1:1। और जीनोटाइपिक क्या आ रही है, जीन्स के जिसमें इक्वल हो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कितने हैं, 2 हैं, 2 माना 2, और ये कितने हैं, ये भी 2, तो रेशो क्या हो गया, 1:1 रेशो हो गया। तो हमेशा याद रखना है जब भी किसी भी प्लांट्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जब भी हमारे केस में भी अगर हम टेस्ट क्रॉस कराया जाएगा तो टेस्ट क्रॉस में हमेशा फिनोटाइप का रेशो और जीनोटाइप का रेशो ऑलवेज इक्वल रहेगा। बाकी किसी केसेस के अंदर फिनोटाइप एंड जीनोटाइप का रेशो इक्वल नहीं रहता, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो फिनोटिपिक रेशो 3:1 आया था और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 आया था, दोनों जो कि डिफरेंट था। बच्चे क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड। तो उसके अंदर आपको हमेशा याद रखना है कि बैक दोनों की रेशो सेम रहेगी। यस, क्वेश्चन है बैक क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन, बैक क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं लेकिन आप लोग बता सकते हो। बैक क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन, ऑप्शन है F1 क्रॉस विद F1, F1 क्रॉस विद रिसेसिव, F1 क्रॉस विद एनी पेरेंट, F1 क्रॉस विद डोमिनेंट। टेस्ट क्रॉस में क्या बताएंगे, ऑप्शन आया तो F1 क्रॉस विद रिसेसिव, हमेशा याद रखना F1 क्रॉस विद रिसेसिव, ये रिसेसिव है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल कंडक्टेड हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन, किस पे किया था मेंडल ने एक्सपेरिमेंट, मूली पे, तो गाजर पे, तो किस पे किया था, चुकंदर, बीटरूट, अरे किस पे किया था वो बता, अरे पी प्लांट पे किया, गार्डन की, मटर का पौधा, मटर का पौधा भाई पी प्लांट पे किया था। अभी ये बताएगी देविका पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ। हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स वर क्रॉस विद, क्वेश्चन है मेरा हेट्रोजाइगस, जाइगस तो था ही नहीं लास्ट क्लास में, तेरे को क्या पता हेट्रोजाइगस क्या है ना। हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट वर क्रॉस विद dwarf plants. What will be the ratio of dwarf plant? What will be the ratio of dwarf plants in the progeny? क्रॉस करके दिखाओ, पूरा का पूरा क्रॉसिंग करना। मेरा क्वेश्चन क्या है फिर से रिपीट करने, पहले पेरेंट्स लिखो, क्या बोले मैंने, पेरेंट्स लिखो। एक पेरेंट क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यही हेट्रोजाइगस होगा ना, डिफरेंट ट्रेट्स है। क्रॉस विद ड्वार्फ प्लांट, इसको क्रॉस किसके साथ किया गया है, ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया गया है। और उसने पूछा है कि कितने परसेंटेज आएंगे, रेशो बताओ। ड्वार्फ प्लांट का रेशो कितना आएगा, रेसेसिव प्लांट का रेशो कितना आएगा, अभी क्रॉस किया ना, सेम टू सेम करो वैसे ही है, कितना परसेंट रेशो आएगा ड्वार्फ प्लांट्स का। सिंपल सी बात है, ये जीनोटाइप हो गए हैं, इनके गैमेट्स हो गए हैं, कितनी बार यही क्रॉस करना है, सेम बात है, ये क्रॉस किया हुआ है, तो 50% ड्वार्फ आ रहे हैं, ये ड्वार्फ ही तो है ना, रेसेसिव ड्वार्फ है ना, तो ये 50% आ रहे हैं, तो आंसर इज द 50%। ओके हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर क्वेश्चन है, एक क्रॉस बिटवीन, मैं आपको पेरेंट्स लिख के दे रही हूँ, ठीक है, आंसर बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पेरेंट्स है कैपिटल ए
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी क्रॉस विद हाँ इनके साथ क्रॉस किया है हमने, ठीक है, ये दो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। इल्स ए जीनोटाइपिक रेशो, तो जीनोटाइपिक रेशो क्या आएगी, करो पूरा क्रॉस, आपको आइडिया देती हूं मैं, इनको पूरा क्रॉस करना है आपको और फिर बाद में इन दोनों जीनोटाइप का रेशो बताना है कि ये कितने आएंगे ये कितने आएंगे। पहले क्रॉस करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, उसके बाद इसका रेशो बताएंगे कि ये दोनों उसमें कितने कितने मिल रहे हैं तुम्हें। न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, लिख लो, एक्स्ट्रा जेनेटिक न्यूक्लियर मटेरियल क्या होते हैं। मैंने वो वर्ड यूज किया, देखो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो होता है इट ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि हमेशा ये बैक्टीरिया के केसेस में ही रहते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा जीनोम होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के बाहर भी मटेरियल होता है, ठीक है। किसके अंदर होगा, ऑलवेज इन प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ये किसके अंदर मिलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर ही होता है। राइट डाउन, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। देखो बच्चा, बैक्टीरिया में क्या होता है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर यू नो दैट प्रोकैरियोट्स होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स ऐसे ही होते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लेकिन इस न्यूक्लियोइड के अलावा भी बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा जीनोम होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, ऐसे, ठीक है, हमेशा याद रखना, एक एक्स्ट्रा जीनोम होता है बैक्टीरिया के अंदर, मोस्टली सभी बैक्टीरिया में होता है। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। पूरी की पूरी जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट ब्रांच है बायो की, ठीक है, वो इसी के ऊपर डिपेंड है, ये प्लाज्मिड बोले जाते हैं। और ये प्लाज्मिड की बहुत बड़ी खास बात होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है वो एक डीएनए से रेप्लिकेट करके दो बना लेते हैं पेरेंट्स, है ना, ऑफस्प्रिंग में एक से दो डीएनए बनता है, दो से चार डीएनए बनते हैं, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेट करना, गुना कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन की तरह कर रहे हैं। लेकिन प्लाज्मिड की खास बात यह है, अगर आपने इसके अंदर अपना कोई मटेरियल डाल दिया, जीन कोई भी मटेरियल डाल दिया, और इसको आप किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी और बैक्टीरिया में डाल दो जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, तो वहां पे जाके ये प्लाज्मिड इतना सारा रेप्लिकेट कर जाएगा, बहुत सारा, बिलियंस में बना लेता है, मिलियन बिलियन कॉपीज बनाता है। प्लाज्मिड की, लिख लो ये बात, प्लाज्मिड की खास बात है, प्लाज्मिड की मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ज्यादा और बहुत फास्ट रेप्लिकेट करता है, ओके, बहुत जल्दी, बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर ये रेप्लिकेशन की पावर रखता है, बहुत सारी कॉपीज एक साथ बना देता है प्लाज्मिड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, ये था, हाँ, विच वन कैरीज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, क्रोमोसोम या प्लास्टिड्स। बेटा आंसर उसका प्लास्टिड ही होगा। मैंने ये पूछा कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होगा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया में, जैसे मैंने बताया था, इसके अलावा भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। और आपको पता है प्लास्टिड का मतलब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट ही होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया तो उसके अंदर जो एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे आपको बताया गया ना, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम ऐसा होता है, और इसके अंदर थैलेकोइड ग्रेना होती है ना, बताया हुआ है ना, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इनके अंदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल, यानी कि ये तो डबल सर्कुलर डीएनए होता है। ये जो प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी, इट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो प्लास्टिड्स होते हैं, दे आर प्रोकैरियोटिक ओरिजिन,
और मैंने अभी बोला ना, जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल मिलता है। बोला था मैंने अभी, जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा जेनेटिक न्यूक्लियर मटेरियल होता है। और तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, क्लोरोप्लास्ट इट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। पता है सबको? हमारे अंदर प्रोकैरियोटिक सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अंदर भी अपना खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम भी होते हैं, सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनली होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी एक क्या है? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ही सेल होती है। क्लियर है? तो इनके अंदर हमारे क्या है? एक्स्ट्रा जेनेटिक न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो सभी बच्चों को एक्स्ट्रा जेनेटिक न्यूक्लियर मटेरियल होता क्या है और कहां प्रेजेंट होगा? ऑल क्लियर? परेश, एनी डाउट? मैं क्वेश्चन पूछूंगी अभी। क्वेश्चन है, ये क्या है? क्वेश्चन पहले, फर्स्ट क्वेश्चन यही हो गया, ये क्या है? चूहा। ठीक है, ये चूहा है, ये एक रैट है, एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, और दूसरी साइड मैंने बना दिया, ये है एक बैक्टीरिया। क्या बनाया मैंने? बैक्टीरिया के अंदर ये मैंने बना दिया क्या? प्लाज्मिड बना दिया। और प्लाज्मिड की तो खास बात मैंने आपको बता दी। अभी ये एक अंकल हैं जिनका नाम है नथुराम। इन अंकल का नाम क्या है? नथुराम। इस नथुराम जी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इनको डायबिटीज है, इनको डायबिटीज है, शुगर है। तो इनको इंसुलिन चाहिएगा। पता ही आपको, इंसुलिन हार्मोन चाहिए ना? इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए इनको या नहीं चाहिए? ये इंसुलिन चाहिए। अब मैं तुम्हारे पास टास्क देती हूँ, क्या तुम लोग मुझे इंसुलिन बना के दे सकते हो? सोचो, जिस बच्चे ने बना दिया आज मेरी तरफ से 2 चॉकलेट खा लेना, मैं खुद दे दूंगी। सोचो, मैंने टास्क ये दिया, देखो सोच के बताओ थोड़ा सा। मैंने आपको एक चूहा दिया, मैंने आपको एक बैक्टीरिया दिया, एक नथुराम जी दिए जो कि इनको डिजीज हो रखी है, कौन सी? डायबिटीज। ओके, उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है। अभी मेरा क्वेश्चन है, उसको मैं इंसुलिन कैसे दूं? पहली बात, इंसुलिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? अरे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था। वेरी गुड आर्यन, आर्यन ने सही जवाब दिया कि इंसुलिन कौन सा ग्लैंड यानी कि पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि एंजाइम भी रिलीज करती है पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, पता है ना? और हार्मोन भी रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो आप इंसुलिन याद रख लो, ठीक है? इंसुलिन हार्मोन, इसके मैंने मान लिया ये पेनक्रियाज ग्लैंड है, ठीक है? पेनक्रियाज ग्लैंड बना दी चूहे के अंदर। अब मैं इस पेनक्रियाज की ग्लैंड को इस चूहे से बाहर ले आई, हाँ। अब मैंने देखो, ये मेरा पेनक्रियाज है और इस पेनक्रियाज के अंदर कौन है? कुछ ऐसी सेल्स होती हैं पेनक्रियाज में, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि क्या बनाती हैं? इंसुलिन हार्मोन बनाती है। जो इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं उन सेल्स का नाम होता है बेटा बीटा सेल। क्या नाम होता है? उन सेल्स का नाम होता है बीटा। तो मैं इनमें से वही सेल बाहर निकालती हूँ जो इंसुलिन बनाएगी। निकालना बहुत इजी है, ठीक है? मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, कैंची होती है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको काट काट के हम इनको बाहर निकालते हैं लेबोरेटरी के अंदर। ओके, तो मैंने इसमें से ये बीटा सेल मान लो, ये बीटा सेल हो गई। ओके, बीटा सेल निकाल ली, पेनक्रियाज की बीटा सेल निकाल ली। बीटा सेल के अंदर क्या होगा? ऑब्वियस तुम्हें पता है, न्यूक्लियस तो होगा। एक सेल बीटा सेल निकाली, वो यूनिसेलुलर सेल तो है ना, न्यूक्लियस तो सब सेल्स के अंदर होता है। और तुम्हें पता है इंसुलिन के जीन कहां पे प्रेजेंट है? इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर किसके जीन है? इंसुलिन के जीन। तो इसके अंदर से मैंने मेरे इंसुलिन के जीन निकाल लिए, निकाल लो भाई। तो ये मैंने इंसुलिन के जीन निकाल लिया, मान लो दिस इज द जीन ऑफ इंसुलिन। ये समझ में आया? यहां तक का कुछ भी नहीं किया मैंने, चूहे के कट कर दिया, कट करके मैंने पेनक्रियाज में से, पेनक्रियाज के अंदर जो सेल्स इंसुलिन बनाती थी यानी कि बीटा सेल को बाहर निकाला।
बीटा सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, और उस न्यूक्लियस को बाहर मैंने जीन निकाल लिए जो कि इंसुलिन को बनाने वाले हैं। इतना बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो दूसरी तरफ क्या है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड मुझे पता है मेरे बड़े काम की चीज है, ठीक है। ये जो मैंने बाहर निकाला है इसको मैं बोल सकती हूँ एज ए पैसेंजर। पैसेंजर का मतलब सवारी, ठीक है, ये एक सवारी है। और इसमें से मैंने बाहर निकाल लिया क्या, प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया। अब मेरा दूसरा फंक्शन क्या होगा, अब मैं एक ऐसी कैंची लेकर आऊंगी, एक ऐसी मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि एक ऐसा एंजाइम यूज करूंगी यहाँ पे। उस एंजाइम से मैं अपने इस जीन ऑफ, जो मेरा जीन है इंसुलिन का, उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट दूं। काट सकती हूँ ना किसी भी जीन, छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकती हूँ एंजाइम की हेल्प से। ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को कट कर देते हैं। और उसी वाली कैंची का यूज करते हुए मैंने डीएनए को भी यहां से काट दिया, बीच में से काट दिया। अब मैं क्या करूंगी, इनको कट करने के बाद मैंने एक ऐसा ग्लू ले लिया, फेविकोल समझ लो आप लोग। मैंने एक ऐसा ग्लू लिया जिसकी वजह से मैं इसका चिपकाने का काम करूंगी। मैंने भी सोचा ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि ये इंसुलिन बनाते हैं ना, ये इंसुलिन बना रहे हैं ना। मैंने इसको यहां से लेके प्लाज्मिड के अंदर यहां पे फिक्स कर दिया। मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। पैसेंजर को BMW गाड़ी में बैठा दिया। मेरे जो पैसेंजर था, मान लो ये रामलाल था, रामलाल को मैंने किस में बिठा दिया, BMW में। BMW का नाम क्या था, प्लाज्मिड। जो भी कोई चीज लेके जाते हैं उसको हम वेक्टर बोलते हैं ना, कैरियर का काम करते हैं। तो प्लाज्मिड ने क्या काम किया, एज ए वेक्टर की तरह काम किया। तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक तरीके का वेक्टर हो गया जो कि लेके जाने का काम कर रहा है। तो रामलाल अब कहां बैठ गया है, BMW में। BMW क्या है, प्लाज्मिड के साथ में चिपक गया है। कौन चिपक गया, इंसुलिन का जीन चिपक गया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एक और बैक्टीरिया लूंगी। इस बैक्टीरिया का नाम मैं बोलूंगी होस्ट बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे हम इसको, होस्ट बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया में से इसके अंदर भी खुद का भी न्यूक्लियोइड तो होगा ही होगा, और इसके पास भी अपना प्लाज्मिड्स होंगे। मैंने इसके प्लाज्मिड्स निकाल दिए, कहीं छोड़ दिए, निकाल दिए बाहर। अब ये खाली है ना, खाली है। अब मैं इस वाले को क्या इसके अंदर डाल सकती हूँ, डाल सकती हूँ ना, इसके अंदर डाल दिया मैंने इस वाले को। और तुम्हें पता है इसकी खास बात क्या है, इसी के अंदर होस्ट बॉडी में जाके ये क्या करेगा, लॉट ऑफ कॉपीज बनाएगा, बिलियंस में कॉपी बनाएगा ना, बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। तो यहाँ पे मान लो ये बहुत सारी कॉपीज बनती चली गई। जितनी भी कॉपीज बनेंगी सबके साथ इंसुलिन का जीन लगा हुआ है। तो यानी कि अभी इंसुलिन कितना बन गया, बहुत सारा इंसुलिन बन गया। अब आर्यन आएगा सामने, और आर्यन ने क्या किया, आर्यन ने बोला भाई मैं तो एक बड़ी मशीन लेकर आया हूं फिल्टर वाली, और सारे के सारे निकाल के उनको प्यूरिफाई कर लो, साफ कर लो, इंसुलिन को सेपरेट कर लो। तो इंसुलिन को सेपरेट किया और एक बड़ी सी बोतल के अंदर जाके उसको भर दिया, हो गया इंसुलिन रेडी। अब नथुराम की जान निकल रही है, तो नथुराम को यहां से इंसुलिन में इंजेक्शन में भरेंगे। तो ये था बताने का तरीका कि मार्केट के अंदर ये जो वैक्सीन बन रही है, मैकेनिज्म विल बी सेम। जो आज मार्केट में जब 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, हम कितने तरह की दवाइयां देते हैं, वैक्सीन देते हैं ना। तो मार्केट में जो वैक्सीन होती हैं वो ऐसे ही रेडी होती हैं। मार्केट में जो दवाइयां रेडी होती हैं वो भी इधर से तरीके से तैयार की जाती हैं। समझ में आ गया। मार्केट में अब ये जो मैंने चीज आपको समझाई है ना, इसको कंक्लूजन क्या है, इसको कंक्लूजन ये है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बायो टेक्नोलॉजी। ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। भी बना रखे हैं हमारे साइंटिस्टों ने, जो पर्टिकुलर जगह पे जाके ही काटते हैं। जैसे मेरे को ये है कि भाई ये मेरे हाथ में कपड़ा है, इस कपड़े को मुझे यहां से 2 सेंटीमीटर छोड़ के कट करना है ना। बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं,
ठीक है, ऐसे एंजाइम्स लेबोरेटरी में रेडी किए जाते हैं पहले, जो कि पर्टिकुलर जगह पे बना, उनके बारे में डिटेल और बताऊंगी बाद में कभी। तो ये मैंने को तुम्हें शॉर्टकट में बताना है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है और उसके फंक्शन क्या है। इससे रिलेटेड आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन मटेरियल से पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया सबको?